यस 12th क्लास बेटा, वेलकम अगेन जी। तो यार ऑप्टिक्स एक बहुत ही बड़ी यूनिट को बड़ी मुश्किलों के साथ खत्म करते हुए अब हमें आगे बढ़ना है। ऑप्टिक्स में बेटा पहले रे ऑप्टिक्स की, उसमें टाइम लग गया, उसके बाद फिर वेव ऑप्टिक्स, उसमें भी टाइम लग ही गया। तो कुल मिला के काफ़ी बड़ी यूनिट रही यार ऑप्टिक्स आपकी, रे ऑप्टिक्स प्लस वेव ऑप्टिक्स। अब वो पहाड़ जैसी यूनिट अपनी क्या हुई, क्लोज हुई। चलो न्यूमेरिकल भी किए, टॉपिक भी किए, काफ़ी कुछ किया, रिवाइज उसको करेंगे जब मौका मिलेगा। फिलहाल बेटा ओवरऑल सिलेबस की हम लास्ट स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं। अब लास्ट स्टेज में दो पार्ट बचते हैं, एक मॉडर्न फिजिक्स है जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, और एक फिर थोड़ी सी छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी चीज़ें सिलेबस से कट चुकी हैं, लेकिन हम कवर अप करा देंगे आपको। लगभग सारी चीज़ें जो पहले सिलेबस में हुआ करती थी वो कवर अप करा देंगे, क्योंकि कटी होंगी तो इस साल के लिए कटी होंगी, आगे चलकर काम आपके आएंगी ही वो। तो दो बातें रहेगी बेटा, एक मॉडर्न फिजिक्स और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स। मॉडर्न में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स तो और जल्दी हो जाएगी। ओके जी। तो बेटा मॉडर्न फिजिक्स, पहली बात यहां पे वर्ड आ रहा है मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब आधुनिक। अब यार फिजिक्स को ना कई बार दो पार्ट्स में बांट लेते हैं, एक को कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स और एक को कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। जैसे होता नहीं म्यूजिक को अब दो पार्ट्स में बांट दो, क्लासिफिकेशन करने लग जाओ, तो एक होता है क्लासिकल म्यूजिक और एक आ गया आपका पॉप म्यूजिक, या कह लो मॉडर्न म्यूजिक। क्लासिकल यानी पुराना और मॉडर्न यानी न्यू, आधुनिक। अब बेटा क्लासिकल फिजिक्स में फिजिक्स के बहुत ही पुराने वो बेसिक वाले कंसेप्ट, वो लॉज ऑफ मोशन, प्लैनेटरी मोशन, ये सब चीजें जब पढ़ रहे हो तो ये बड़ी पुरानी बातें हो गई, क्लासिकल फिजिक्स में आती हैं। आगे चल के पढ़ोगे ना हायर क्लासेस में, तो भाई एक टॉपिक आता है, हेडिंग आती है, पूरी बुक होती है क्लासिकल फिजिक्स, एक बुक होगी मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में वो कुछ कंसेप्ट्स हैं जो थोड़ा बाद में डेवलप हुए। अब आज की डेट में देखें तो मॉडर्न फिजिक्स में जो कंसेप्ट हैं वो भी उनको भी हुए काफी अरसा हो गया, 100 साल बीत गए इन कंसेप्ट्स को आए हुए भी। लेकिन ओवरऑल देख लो, ओवरऑल शुरू से लेके अब तक, तो स्टार्टिंग के जो कंसेप्ट्स हैं, फिजिक्स की थ्योरीज हैं, वो क्लासिकल फिजिक्स में आ जाती हैं। ये मॉडर्न फिजिक्स में कुछ नए कंसेप्ट्स हैं, बाकी देख के पता लगेगा कि मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या कंसेप्ट्स आएंगे अपने। तो मैंने वर्ड मॉडर्न फिजिक्स जो है ना, इसको थोड़ा सा चलो डिस्कस करने की कोशिश की। मॉडर्न, मॉडर्न मतलब थोड़े नए कंसेप्ट, आधुनिक, आधुनिक फिजिक्स, नई फिजिक्स। ओके, तो मॉडर्न फिजिक्स की बात करें हमारे सिलेबस के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल इसमें मॉडर्न फिजिक्स में बेटा कुछ नए कंसेप्ट तो आएंगे। चलो मॉडर्न फिजिक्स में अगर मैं बोलूं तो अपने पास कुल मिला के दो चैप्टर्स हैं। एक जिसको हम कहेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन बेटा, एक अपने पास आएगा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये भी हम स्टार्ट करेंगे। ओके, कल से फिर हेडिंग है अपनी मॉडर्न फिजिक्स नहीं, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन कर देंगे, या देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स के साथ में ड्यूअल नेचर लगा देंगे। मतलब अभी हम 3-4 दिन तक क्या पढ़ेंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसका फर्स्ट चैप्टर। और दूसरा पार्ट इसका जो आएगा वो आएगा एटम एंड न्यूक्लियाई। अब बेटा बुक्स देखोगे तो बुक्स में मॉडर्न फिजिक्स नहीं लिखा होता, बुक्स में तो वेव ऑप्टिक्स भी नहीं लिखा होता, सिर्फ क्या लिखा होता है, रे ऑप्टिक्स, सॉरी ऑप्टिक्स, और हम उसके दो पार्ट कर देते हैं, एक वेव और एक रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स खत्म होती, अगला जो चैप्टर स्टार्ट होता है
बुक्स में लिखा होता है इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स, यहां तो चैप्टर का नाम क्या लिखा होगा, इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन, यहां क्या लिखा होगा, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो दो पार्ट में होगा, एक एटम एंड न्यूक्लियस, एक ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। एटम एंड न्यूक्लियस में एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपके पास क्या आ जाएंगे, बेसिकली एटॉमिक मॉडल्स आ जाएंगे, ठीक है जी। डाल्टन एटॉमिक मॉडल, जे थॉमसन, डाल्टन जे थॉमसन, ज्यादा छोटी बातें नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद रदरफोर्ड्स, ये हमें पढ़ना पड़ेगा, इस सिलेबस में है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, और आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये पढ़ना होगा। उसके बाद फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल, ये डिटेल में, ओके। और फिर उसके बाद किसकी स्टडी हो जाएगी, न्यूक्लियस की, कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्सेस, कई चीजें आएंगी, अब जब आएंगी तब आपको बताएंगे। फिलहाल क्या मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स में एक एटम एंड न्यूक्लियस है, एक ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन है। फिलहाल हमने मान लो क्या स्टार्ट कर दिया, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन स्टार्ट कर दिया, ओके। अच्छा, पूरी मॉडर्न फिजिक्स दोनों के दोनों चैप्टर, एटम एंड न्यूक्लियर वाला, ये ड्यूअल नेचर वाला भी। अब इसमें सिस्टम ये है कि डेरिवेशंस नहीं है। आप इससे पहले चैप्टर पढ़ते हो, ऑप्टिक्स हो गई, मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, यार उनमें भर करना खाली डेरिवेशन की डेरिवेशन ठूस रखी होती है। अब यहां पर क्या है, डेरिवेशन नहीं मिलनी। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले चैप्टर्स में 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं अपने पास। एक तो डेरिवेशन टाइप हो गया, दूसरे नंबर पर कंसेप्चुअल तो आते हैं, फिर न्यूमेरिकल तो आते हैं। यहां पर बेटा अपने पास 2 टाइप के क्वेश्चन ज्यादा हैं। एक आदि कुछ छोटी मोटी डेरिवेशन आ गई, टोटल 10 नंबर की यूनिट होती है मॉडर्न फिजिक्स, ये दोनों मिला के 10 नंबर की है सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से। तो एक आधी डेरिवेशन को आ गई, अदरवाइज इसमें पूरी मॉडर्न फिजिक्स में यार या तो कंसेप्ट्स हैं या फिर न्यूमेरिकल्स है। यानी मेनली कंसेप्ट तो चलो मैं बोर्ड पे कराऊंगा, आते रहेंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आते हैं इसमें, कंसेप्चुअल ग्राफिकल आ जाएंगे, या फिर मेनली इसमें क्या है, पूरा न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है यार। तो न्यूमेरिकल आपको जम के करने पड़ेंगे, सही वाले न्यूमेरिकल है, हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ फार्मूले आएंगे, वो होते रहेंगे, ओके। मान लो हमने क्या स्टार्ट कर दिया, अब ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन स्टार्ट कर दिया। ये मॉडर्न फिजिक्स की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। इसके बाद हेडिंग डाल लो, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। क्या हेडिंग होगी जी अब आपकी, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ओके। अब पहले इसके नाम पे ही जाते हैं यार, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ओके। मैटर का मतलब पता ही है, जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, मास हो, मास, एनीथिंग विच इज हैविंग सम मास टर्म्ड एज मैटर, वो मैटर है। अच्छा, रेडिएशन का मतलब, रेडिएशन का मतलब वेव है, ठीक है। अच्छा, वेव कई तरह की होती हैं, एक होगी मैकेनिकल वेव, एक होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव वो जिनको मीडियम चाहिए प्रोपेगेट होने के लिए, साउंड वेव मैकेनिकल वेव है। एक रस्सी में प्रोड्यूस होने वाली वेव मैकेनिकल वेव है। दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसा हमने पढ़ा, एक चैप्टर ही पूरा पढ़ा था, ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यार रेडिएशन जब मैंने बोला तो मैकेनिकल वेव की बात नहीं कर रहा मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। रेडिएशन में सिर्फ कौन सी आएंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो रेडिएशन मतलब वेव, वेव मतलब कौन सी वाली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात चल रही है, ठीक है जी। अब रेडिएशन जनरल वर्ड हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में देखो,
लाइट भी आ जाएगी, रेडियो वेव भी आ जाएंगी, एक्सरेज भी आ जाएंगी, गामा रेज भी आ जाएंगी। अगर मैं जनरली बोल रहा हूं तो क्या हो गया जी, रेडिएशन। अदरवाइज कभी कभी आपने वर्ड सुना होगा ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। यार लाइट भी रेडिएशन की कैटेगरी में आती है, तो बात एक ही है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट या ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एक ही बात है। फर्क सिर्फ इतना है, जब आप वर्ड यूज करते हो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट तो उसमें सिर्फ विजिबल वाली बात हो रही है, और जब आप वर्ड यूज करते हो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन तो उसमें ओवरऑल हर तरह की रेडिएशन की बात हो रही है, जिसमें लाइट भी इंक्लूडेड है। ठीक है जी। अब फिर से सुनो, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। मैटर आपको पता ही है, जिस भी चीज का मास हो। अब ड्यूअल मतलब बेटा, ड्यूअल मतलब डबल, दोहरा। ठीक है, ड्यूअल मतलब डबला या दोहरा, डबला, डबला नहीं डबल। ड्यूअल मीन्स डबल और दोहरा, जिसको कहते हैं ड्यूअल कैरेक्टर, ऐसा भी और वैसा भी। तो जो रेडिएशन है ना, रेडिएशन ड्यूअल नेचर ऑफ, देख वर्ड है मैटर एंड रेडिएशन, कहते हैं मैटर का भी ड्यूअल नेचर होता है और रेडिएशन का भी ड्यूअल नेचर होता है। पहले रेडिएशन की बात कर रहा हूं कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसमें अब मैटर भी आ रहा है और बेटा जी रेडिएशन भी आ रही है। तो इस पूरी की पूरी जो लाइन है ना, वर्डिंग है, चैप्टर का नाम है, वो हमें यह कहना चाहता है कि जो रेडिएशन है ना यार, रेडिएशन इसका नेचर ड्यूअल है, वो डबल कैरेक्टर शो करती है। और जो मैटर है ना, मैटर, इसका भी नेचर ड्यूअल है, ये भी डबल कैरेक्टर शो करता है। अब बात करते हैं यार किसकी, रेडिएशन की। रेडिएशन बेसिकली तो वेव है, लेकिन कभी कभी कहते हैं, ये मॉडर्न फिजिक्स में बताया गया कि कभी कभी ये मैटर की तरह भी बिहेव करने लग जाती है, यानी पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करती है रेडिएशन, जो बेसिकली वेव एनर्जी है, लेकिन कभी कभी पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव कर रही है। तो रेडिएशन का ड्यूअल नेचर या लाइट का ड्यूअल नेचर का मतलब क्या हुआ कि इट हैज वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। पार्टिकल का मतलब मैटर हो गया ना, वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर, ड्यूअल हो गया। अच्छा, एक ही वक्त में दोनों नेचर नहीं। अब कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जो रेडिएशन द्वारा हो रहे हैं, उसको वेव मानकर ही एक्सप्लेन होंगे, लेकिन कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जो रेडिएशन को वेव मानकर एक्सप्लेन हो ही नहीं रहे, लेकिन वो रेडिएशन कर रही है। तो वहां पर उसको क्या मानना पड़ा, पार्टिकल मानना पड़ा, कि वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रही है, तभी वो फिनोमेना प्रॉपरली एक्सप्लेन हो रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि रेडिएशन वेव तो है ही है, उसकी वेवलेंथ होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उसका फेस होगा, सब कुछ है उसके पास, वो तो है ही है। ज्यादातर फिनोमेना रेडिएशन द्वारा जो किए जा रहे हैं वो वेव मानकर प्रूव हो रहे हैं, लेकिन यार रेडिएशन कुछ ऐसे फिनोमेना कर दे रही है नेचर में जो उसको वेव मानकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करो होती ही नहीं है, वो तो पार्टिकल्स द्वारा किए जाते हैं। तो हमें मानना पड़ता है कि यार ये वेव जो है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रही है, तो हम कहेंगे रेडिएशन हैज ड्यूअल नेचर। कभी कभी ये मैटर की तरह, या कह लो कभी कभी पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करने लग जाती है। कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जो वेव द्वारा किए जाते हैं, रेडिएशन द्वारा
किए जाते हैं, लेकिन वो वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स, इतनी इसकी वेवलेंथ थी, इसकी फ्रीक्वेंसी, उससे एक्सप्लेन नहीं होती। हमें उसको पार्टिकल मानकर की है एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। तो प्रूव्ड है ये कि जो रेडिएशन है कभी कभी पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है। अब अगली बात, जो मैटर है वो बेसिकली पार्टिकल्स हैं। अब जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, या कोई और पार्टिकल है। अब ये तो पार्टिकल्स ही हैं, इनका मास है कुछ ना कुछ, तो बेसिकली तो ये मैटर है ना। अब जब ये प्रूव हुआ ना कि जी रेडिएशन तो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है, मैटर की तरह बिहेव करती है, तो जिन साइंटिस्ट लोगों ने ये बातें बताई कि वेव्स जो होती हैं, जो रेडिएशन होती हैं, वो वेव तो है ही है, कभी कभी पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, ये चक्को जी फिनोमेना है, इससे प्रूव हो रहा है। अब कुछ लोग ये इस बात में लग गए कि यार अगर रेडिएशन जो कि बेसिकली वेव है पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है, तो पार्टिकल्स जो कि बेसिकली वो वेव्स की तरह क्यों नहीं बिहेव कर सकते। फिर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने भी प्रूव कर दिया कि जी जो पार्टिकल्स होते हैं वो कभी कभी ऐसे फिनोमेना कर जाते हैं जो वेव्स करती हैं, जो कि इनके पार्टिकल मानने से एक्सप्लेन ही नहीं होते। तो इसलिए यह भी प्रूव हो गया कि जी जो मैटर है, जो बेसिकली पार्टिकल है, वो भी कभी कभी वेव की तरह बिहेव करता है। तो पॉइंट ये है, ड्यूअल का मतलब डबल। तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का भी ड्यूअल नेचर है। बेसिकली वो पार्टिकल है, लेकिन कभी कभी वो ऐसे फिनोमेना कर जाता है जो वेव्स ही करती हैं। हम प्रूव करेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं यार वो डायफ्रैक्शन करते हैं। हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की डायफ्रैक्शन। अब इलेक्ट्रॉन जो बेसिकली मैटर है वो डायफ्रैक्ट कर रहा है। डायफ्रैक्ट तो वेव्स करती हैं, अभी हम पढ़कर आए हैं, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड। तो इसका मतलब ये वेव की तरह बिहेव करते हैं। तो भैया पार्टिकल थे ही वेव की तरह, कभी कभी बिहेव करते हैं, तो ड्यूअल नेचर हो गया। और ऐसे ही जो रेडिएशन है वो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, ये सब तो करती है। जो वेव्स ने करना था, रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, सब कर रही हैं। लेकिन कभी कभी रेडिएशन से यार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उस रेडिएशन को वेव मानकर एक्सप्लेन नहीं होता, हमें उसको पार्टिकल मानना पड़ेगा तभी एक्सप्लेन होगा। तो बात यहां खत्म करते हैं कि इसका मीनिंग तुम्हें क्लियर हो गया, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ड्यूअल मतलब डबल कैरेक्टर, किसका? मैटर का भी और रेडिएशन का भी। रेडिएशन जो वेव है कभी कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, ड्यूअल नेचर हो गया। मैटर जो पार्टिकल्स हैं वो कभी कभी वेव की तरह भी बिहेव करते हैं, तो ड्यूअल नेचर प्रूव हो गया। वी विल फर्स्ट टेक अप ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ओके, हम पहले ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन टेकअप करेंगे और उससे पहले कुछ छोटी टर्म्स भी डिस्कस करेंगे जो हमें काम आएंगी। तो हमारी मेन हेडिंग मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है जी। उसमें हमने बोला दो पार्ट है, एटम एंड न्यूक्लियस, वो बाद में आना है। पहले क्या आ गया? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अब ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में पहले हमने क्या टेकअप करना है? ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, वो हो जाएगा फिर ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। हाँ जी भाई यार, तो हमने कर दी हेडिंग चेंज यार। हेडिंग अपनी हो गई अब ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। जो भी है 2 दिन चले, 3 दिन चले, 4 दिन चले। अब अपना मॉडर्न फिजिक्स का कौन सा पार्ट चलेगा? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। आते हैं बेटा मेन बात पर। उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आती रहेंगी, धीरे धीरे कर कर खींचते हैं इनको। तो यार सबसे पहली बात, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स। अब देखो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में ना बेसिकली हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है,
क्योंकि उसी से पता लगा था कि जी रेडिएशन है उसका कैसा नेचर होता है, ड्यूल नेचर होता है। तो बेसिकली हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पता होगा कि जब किसी मेटल सरफेस पर कोई सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ती है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। ओके, तो बात मेटल्स की ही चलेगी। तो इतना आपने सुना होगा कि जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। ये वैसे ही सेंटेंस चलता है, जब भी मेटल की यार बात पढ़ने लग जाओगे उसकी प्रॉपर्टीज में एक बात तो वैसी आएगी, मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये समझ लो, जान लो, याद कर लो कि मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इतनी ज्यादा लूजली बाउंड नहीं होते, वो फ्री होते हैं। लेकिन यार अब अगली बात यह है कि मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस मेटल से बाहर भी आ जाएंगे। बाहर नहीं आएंगे यार, इतने भी फ्री नहीं है कि बाहर ही निकल आए। हां, अंदर वो उसके एटम्स जो हैं उनके साथ साथ रहते हुए ओवरऑल वो मेटल में रहेंगे, लेकिन हां वो उस तरीके से जुड़े नहीं होते एटम के साथ जिस तरीके से बाकी सब्सटेंसेस में होते हैं। फ्रीली मूव करते हैं, बाहर नहीं निकल सकते, उसी के अंदर पूरे के पूरे मेटल सब्सटेंस है उसके अंदर ही फ्रीली मूव करते रहते हैं, बाकियों के कंपैरिजन में फ्री हैं। अब अगली बात यह है, अपने आप नहीं आ सकते ये बाहर, लेकिन अगर इनको बाहर से कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाए तो ये जरूर बाहर आ जाएंगे। और बाकी सब्सटेंसेस के कंपैरिजन में मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हैं, जो लूजली बाउंड हैं, लेकिन इतने भी लूजली नहीं कि अपने आप ही बाहर निकल आए, तो अगर उनको बाहर से कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाए तो बाहर आ सकते हैं। तो दो बातें इकट्ठी करने जा रहा हूं कि मेटल्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो क्लियर है कि लूजली बाउंड होते हैं, बाहर आने की कोशिश में रहते हैं, अपने आप नहीं आ सकते। अब अगली बात यह है वर्क फंक्शन। मैंने बोला कि अगर मैं बाहर से कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर दूं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर आ सकते हैं। एक तो पहले फ्री है, थोड़ा लूजली बाउंड है, लेकिन अपने आप नहीं आ पा रहे, बाहर से एनर्जी दे दो बाहर आ जाएंगे। अब बेटा किसी भी मेटल सरफेस के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इजेक्ट करवाने के लिए यानी बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होगी, कम से कम जितनी एनर्जी की जरूरत होगी, दैट इज टर्म्ड एज वर्क फंक्शन। उसको उस मेटल सरफेस का क्या बोलेंगे हम? वर्क फंक्शन बोलेंगे। आपने एक वर्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी सुना होगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी भी वही चीज है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस। और वर्क फंक्शन भी उसी को कहते हैं। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन बेटा एक ही बात, वन एंड द सेम थिंग। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज ऑल्सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। और वर्क फंक्शन भी क्या है? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो इसकी डेफिनेशन भाई अपने आप पढ़ते रहना। वर्क फंक्शन का मीनिंग हमने आपको बता ही दिया कि इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस। ठीक है, मेटल्स की बात तो होगी, मेटल सरफेस तो अब चलता ही रहेगा। ठीक है, ये क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स। बातें पूरी लिख लिया करो, यहां फिर मैं पूरी बात लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस। डिनोट इसको जिससे मर्जी कर दो, ओमेगा नॉट से किया जाता है आमतौर पर। ठीक है, इसको हम जो डिनोट करेंगे किससे? कई बार ओमेगा नॉट से करते हैं, कई बार फाई नॉट से करते हैं। मैं इसको किससे करूंगा? ओमेगा नॉट से डिनोट कर दूंगा। अब क्योंकि बेटा बेसिकली एनर्जी है तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? जॉल होनी चाहिए। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस। तो यूनिट इसकी जॉल होनी चाहिए, जॉल ही है भाई। लेकिन जो ज्यादा चलती है इसकी यूनिट, इट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो चलेगी ज्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन आमतौर पे हमें किसमें प्रोवाइडेड होंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही प्रोवाइडेड होंगे।
अब उसी चक्कर में फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी सुन लो। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? अगर बेटा मैं बात करूं किसकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो सबसे पहली बात तो ये याद करो कि जी इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। पहली बात तो ये याद रखो ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या चीज? इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की यूनिट है। एनर्जी की यूनिट जॉल भी होती है, एनर्जी की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है। अच्छा, ये दोनों यूनिट है एनर्जी की, तो दोनों में आपस में रिलेशन भी तो होनी चाहिए ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जॉल में लिखना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया जॉल ऐसा यूनिट है, जब कुछ ना चलेगा तो जॉल ही चलेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जॉल होते हैं? दूसरी बात ये याद कर लो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉल। ये बेटा चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है, पता होंगी बातें, लेकिन मैं सब कुछ बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करवा रहा हूं। तो ये चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन ही है, तो समझ लो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जॉल्स होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देख -19 है, बहुत छोटी यूनिट है यार। छोटे मोटे पार्टिकल्स है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब की जो एनर्जी है वो कम होती है, बहुत कम होती है। वो जॉल्स में आ ही नहीं पाएगी, इतनी कम आएगी जॉल्स में देखोगे तो इसके लिए स्पेशल यूनिट है क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैंने बोला इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में दो बातें याद रखो। पहली, किसकी यूनिट है? एनर्जी की, बड़ी छोटी यूनिट है, स्मॉल यूनिट, छोटे मोटे पार्टिकल्स के लिए यूज होगी। दूसरी की वैल्यू पता होनी चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और तीसरी बात, अगर डेफिनेशन याद करना चाहो तो डेफिनेशन भी याद कर सकते हो यार, कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। देखो कई बार डेफिनेशन भी आ जाती है, फिर आई हुई है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज डिफाइंड एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज डिफाइंड एज the energy gained by an electron, energy gained by an electron when it is accelerated through a potential difference of 1 वोल्ट। अगर एक किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करा दो तो कितनी एनर्जी गेन कर लेगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गेन करेगा। अब आपने पुरानी बात सुनी होगी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है यार, Q इंटू V होती है। अब ये क्या है? एनर्जी। ओके, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है? E। कितनी वोल्ट से उसको एक्सेलरेट कराना है? 1 वोल्ट से। तो इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, वो जो एनर्जी गेन करेगा उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। अब देख लो, इसको एनर्जी को ई से नोट कर देता हूं। अगर इलेक्ट्रॉन को, जिसपे कि चार्ज कितना होता है? ई होता है, 1 वोल्ट से एक्सेलरेट कर दो तो कितनी एनर्जी गेन करेगा? ई जॉल्स करेगा, क्योंकि आंसर किस में आएगा? जॉल्स में। यानी E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉल्स, इतने जॉल करेगा। अब इतने जॉल को फिर क्या बोलेंगे हम? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे। इसलिए मैंने बोला था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ी खास बात है, याद होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में मैंने बोला 3 बातें याद रखो। सबसे पहली बात ये याद रखो कि भैया ये एनर्जी की यूनिट है। दूसरी बात, इसकी वैल्यू इतनी है, इससे अपना काम चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। कभी कभी वो डेफिनेशन आ जाती है, तो फिर डेफिनेशन भी क्लियर होनी चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है जी। तो यूनिट क्या चलनी है इस पूरे चैप्टर में? कौन सी यूनिट चलनी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी।
तो बीच वाला पार्ट अभी मैं थोड़ी देर में रब कर दूंगा। बात चल रही थी वर्क फंक्शन की। वर्क फंक्शन क्या है? एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? एनर्जी की। मैंने बोला वर्क फंक्शन आमतौर पे किस में मिलेगा तुम्हें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा। अब ये सामने यार एक लिस्ट बनी हुई है, रट्टा नहीं मारना। जब भी न्यूमेरिकल आएगा आपको वर्क फंक्शन दिया होगा। ओके, वर्क फंक्शन तो हमें मिलेगा, लेकिन फिर भी आइडिया तो होना चाहिए। ये बेटा मेटल का नाम है और ये उसका वर्क फंक्शन है। ठीक है, इट इज नेम ऑफ द मेटल, इट इज वर्क फंक्शन। इसमें सबके वर्क फंक्शन दे रखे हैं। आप दे सकते हो कि जो सीजियम है उसका वर्क फंक्शन कितना दे रखा है? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी सीजियम के सरफेस से अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराना है तो हमें बाहर से इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका सबसे कम है, सीजियम का सबसे कम है। कोई भी ले लो, मान लो एल्युमिनियम ले लो। अब एल्युमिनियम का वर्क फंक्शन कितना है? 4.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब एल्युमिनियम के सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराना है तो हमें एक्सटर्नली कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी? 4.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे ज्यादा किसका है? प्लेटिनम का। ठीक है जी, कितना है? 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब सबसे ज्यादा मुश्किल किसके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाना है? प्लेटिनम के। और सबसे ज्यादा आसान किसके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाना है? सीजियम के। बाकी रटने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में आपको प्रोवाइड किए ही होते हैं। तो एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करो, इतनी एनर्जी मिलेगी तो इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इजेक्ट होंगे। अब अगली बात, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कैसे कैसे करवाए जा सकते हैं, इसको रब कर देते हैं, जगह बनाते हैं। बेटा यार अब इलेक्ट्रॉन्स अगर एमिट करवाने हैं किसी भी मेटल सरफेस से, तो हमने बोला जितना उसका वर्क फंक्शन है उतनी हमें क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी? एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी बाहर से। ठीक है, एक्सटर्नली हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। जैसे मान लो सीजियम के इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाने हैं तो हमें एक्सटर्नली कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी एक्सटर्नली तो जाके एक इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, या उसके सरफेस से हम बाहर निकाल सकते हैं, या कह लो वो इजेक्ट होगा। अब अगली बात आती है बेटा एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बहुत मेथड्स हो सकते हैं, कई हैं, हमने सारे नहीं पढ़ने, एक बार चलो नाम जरूर ले लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि हमें किसी भी मेटल सरफेस से एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवानी है तो आपको एक्सटर्नली क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी? एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब उसके कई तरीके मैंने बोला, जैसे अब कई बार एक एमिशन होती है जिसको कहते हैं थर्मायनिक एमिशन। थर्मायनिक एमिशन मतलब थर्मल इफेक्ट के कारण कि भाई मेटल सरफेस को बाहर से हीट दे देकर इतना हीट कर लो, एक्सटर्नली दे रहे हो ना हीट, कि उसके इलेक्ट्रॉन्स को उस हीट से, टेम्परेचर से इतनी एनर्जी मिल जाएगी वो बाहर आ जाए। अगर आप हीट देकर करवा रहे हो ऐसा कुछ तो वो क्या हो गई? थर्मायनिक एमिशन। हीट चाहे जिस मर्जी फॉर्म में दो, रेडिएशन डालकर दो, वैसी हीट करके दे दो, करंट पास कर दो, उसमें से वो हीट हो जाएगा मेटल सरफेस, उसके कारण भी हो सकता है। तो थर्मायनिक एमिशन मतलब विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी, हमें एनर्जी देनी है। सीजियम में से इजेक्ट करना है, हमें 2.14 एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी है, उससे इजेक्ट होंगे। ओके, दूसरे नंबर पर एक होती है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन यानी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
ऐसा प्रोवाइड कर दें कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एनर्जी मिले इलेक्ट्रिक फील्ड से और वो क्या हो जाए, इजेक्ट हो जाए। कि मान लो ये हमने क्या किया, ये मेटल सरफेस लिया जिसके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाने हैं, और सामने एक दूसरी प्लेट ले ली। अब इसको यार पॉजिटिव कर दिया, इसको क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया, तो बीच में क्या इजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, फील्ड क्रिएट हो जाएगा, फील्ड। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर फंसे हुए हैं, इनको 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए इजेक्ट होने के लिए। भाई इस पॉजिटिव प्लेट को इतना पॉजिटिव कर दे, इतना पॉजिटिव कर दे कि इसके अंदर इतना फील्ड क्रिएट हो जाए कि ये इसके इलेक्ट्रॉन को वैसे ही उखाड़ दे, इजेक्ट करवा दे, यानी फील्ड क्रिएट कर कर। ये होगी तुम्हारी फील्ड एमिशन। अब एक होती है जिसको हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब ये तुमने पढ़ा है मेरे ख्याल से 11वीं कक्षा में, पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में अब हम पढ़ाएंगे। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि आप लाइट डालो, लाइट क्या डालो जी, लाइट डालो, रेडिएशन डालो। हमने बोला ना रेडिएशन में भी क्या होती है, एनर्जी होती है। तो आप जिस भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करवाना चाहते हो उस पर क्या इंसिडेंट करवाओ, रेडिएशन इंसिडेंट करवाओ, या कह लो फोटॉन्स इंसिडेंट कराओ। भी फोटोन पे पहुंच रहे हैं हम। तो ये अगर ये मेटल सरफेस है, मैं इसके ऊपर सूटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डालता हूं और इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं, तो ये क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसको कह देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और भी कई तरह की एमिशन होती हैं, लेकिन हमने चलो 3 नाम ले लिए, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या थर्मल इफेक्ट से थर्मैनिक होगी, या फिर फील्ड एमिशन, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। हमने थर्मैनिक और फील्ड नहीं डिस्कस करनी, बेसिकली क्या करनी है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तो भाई जमकर डिस्कस करनी है। तो वहां तक हम आ ही रही हैं। तो ये बेसिक बातें बेटा आपको पता होनी चाहिए जी। हाँ जी बेटा यार, तो करते करते अब हम आज के लेक्चर की सबसे मेन बात की ओर बढ़ते हैं यार, कि हम कह रहे हैं ड्यूअल नेचर। ठीक है, मैटर का क्या पढ़ रहे हैं, ड्यूअल नेचर पढ़ रहे हैं। ड्यूअल का मतलब सबसे पहले किसका बोला था हमने पढ़ना है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ओके, रेडिएशन का ही पढ़ रहे हैं यार, इतनी बातें जो हमने रेडिएशन के ड्यूअल नेचर की बात ही चल रही है। अब रेडिएशन का ड्यूअल नेचर मतलब कि रेडिएशन वेव तो है ही, उसकी वेवलेंथ है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसकी स्पीड है, सब है। वेव तो वो है ही, लेकिन वो किसकी तरह बिहेव कर रही है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगी। अब यार उस पार्टिकल का नाम क्या रखें, उस पार्टिकल का हमने कुछ क्या रखना है, नाम भी रखना है। तो बेसिकली अगर हम माने कि वेव एनर्जी ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो ठीक है, वो किसकी तरह ट्रेवल कर रही है, वेव की तरह ट्रेवल कर रही है। और एनर्जी आगे किस फॉर्म में बढ़ रही है भाई, वेव फॉर्म में बढ़ रही है। और मान लो यहां पे ये वेव स्ट्राइक कर रही है, तो यहां पर एनर्जी किस फॉर्म में स्ट्राइक कर रही है जी, वेव्स के फॉर्म में स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, हमें पता है ये जो वेव होती है इसके पास कितनी एनर्जी होती है, एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसके पास एनर्जी एच न्यू होती है, पढ़ा हुआ है हमने यार, ईएम वेव्स में पढ़ा हुआ है कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रेडिएशन है, क्योंकि मैंने बोला रेडिएशन मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, रेडिएशन अगर वेव है तो कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो कोई भी बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसके पास ये एनर्जी होती है। इस फॉर्म में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन हम कह रहे हैं कभी कभी ये किसकी तरह बिहेव करती है, पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है। तो कभी कभी ये किसकी तरह बिहेव करती है, पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है। अब
हम मान के चल रहे हैं कि जो वेव है ना, वो एनर्जी तो आगे बढ़ ही रही है, वेव एनर्जी तो आगे बढ़ ही रही है, लेकिन वो वेव के फॉर्म में नहीं, वो कुछ पार्टिकल्स के फॉर्म में आगे बढ़ रही है यार, वेव के फॉर्म में नहीं। किस फॉर्म में? पार्टिकल्स में। ये वो पार्टिकल्स हैं। अब ये इमेजिनेशन है, ऐसे नहीं होते गोले कि बनते जा रहे हैं, ऐसे नहीं होते। ये तो बस क्या है, एक इमेजिनेशन है। हमने सिचुएशन क्रिएट कर दी। पहले हम कह रहे थे कि वेव जो है, वेव एनर्जी आगे किस फॉर्म में बढ़ रही है? वेव के फॉर्म में। लेकिन कभी कभी हम कह रहे हैं वो वेव के फॉर्म में नहीं, वो कुछ पार्टिकल्स के फॉर्म में आगे बढ़ रही है। यहां पर वेव नहीं, पार्टिकल्स आकर क्या कर रहे हैं? स्ट्राइक कर रहे हैं। अब यार इन पार्टिकल्स का कुछ नाम रखना पड़ेगा। तो इन पार्टिकल्स को जिसके फॉर्म में वेव एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी आगे की ओर प्रोपेगेट करती है, इसको हम बोलेंगे फोटॉन्स। इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? फोटोन वर्ड यूज करेंगे। और इसके बाद हम फोटोन 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 ही करते रहेंगे। अब पार्टिकल्स का नाम तो कुछ ऐसा ही होता है यार, इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन। अब लास्ट में क्या लगेगा इसके? ऑन। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी है उसमें, चार्जेस की बात हो रही होती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। भैया ऑन क्या है इनका? सरनेम है, सरनेम। सर के लास्ट में क्या लगाना है? छोटे मोटे पार्टिकल्स जो होते हैं उनके लास्ट में क्या लगा देते हैं? ऑन लगा देते हैं। वैसी फोटोन, फोटो वर्ड लाइट से रिलेटेड आते ही है। फोटोग्राफ, फोटो एमिशन, ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जहां पे भी वर्ड लाइट से रिलेटेड था, फोटो वर्ड तो आना ही था लास्ट में, सर फोटोन। तो समझ लो अगली कहानी पूरी किसकी है? फोटोन की है। अगर हमने लाइट को ड्यूल नेचर की तरह बिहेव करती है मान लिया, तो हम मान के चलेंगे वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है। अगर वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है तो उन पार्टिकल्स का नाम क्या रखना है हमने? फोटोन। तो समझ लो जी, आगे से लाइट किस फॉर्म में ट्रेवल कर रही है? फोटॉन्स के। इस पूरे चैप्टर में बेसिकली लाइट वेव होती है, वो तो पढ़ लिया ना वेव ऑप्टिक्स में, या रेडिएशन वेव की तरह बिहेव करती है वो तो पहले पता है। अब वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है वो हमने पढ़ना है। उन पार्टिकल्स का नाम क्या है? फोटॉन्स। तो फोटॉन्स के बारे में पढ़ना है। और हम मान के चलेंगे फोटॉन्स के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। तो अपनी सबसे पहली जो स्टोरी है वो फोटोन की प्रॉपर्टीज है बेटा। मैं यहां पे 2 4 5 जो मेरे माइंड में आएंगी मैं डिस्कस कर दूंगा। बाकी आपको बेसिकली बुक में से क्या पढ़ लेना है? फोटोन की प्रॉपर्टी पढ़नी है। बुक मतलब बुक है तो बुक पढ़ लेना भाई, वरना हमारे वाले नोट्स अगर है आपके पास तो नोट्स को पढ़ लेना। तो उन नोट्स में सब कुछ मिलेगा आपको। आपको बेसिकली पढ़ना क्या है? फोटोन की प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो फोटोन की क्या पढ़नी पड़ेगी आपको? प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी बेटा। ओके, 2 4 5 मैं डिस्कस कर देता हूं। तो सबसे पहली कहानी फोटोन। क्या है यार फोटोन? ये उस पार्टिकल का नाम है जिसके फॉर्म में वेव एनर्जी आगे की ओर प्रोपेगेट कर रही है। यहां पर हम एक वर्ड यूज करते हैं कि जो एनर्जी है ना, वेव की एनर्जी जो है वो भी क्या है? क्वांटाइज है। जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ते हैं ना कि जी चार्ज जो है इट इज क्वांटाइज। या तो कितना होगा E, या कितना होगा 2E, या कितना होगा 3E। वैसे ही कहते हैं कि जो वेव की एनर्जी है ना वो भी क्या है? क्वांटाइज्ड है। वो किस फॉर्म में चल रही है? फोटॉन्स के फॉर्म में चल रही है। ओके, किस फॉर्म में चल रही है यार? फोटॉन्स के फॉर्म में चल रही है ना। तो ये फोटॉन्स क्या है?
दीज आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिन पैकेट्स के फॉर्म में वेव एनर्जी आगे की ओर प्रोपेगेट कर रही है, यहां कहते हैं दीज आर द क्वांटाज ऑफ एनर्जी। क्वांटा मतलब है फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स पैकेट। और जिस रेडिएशन की बात कर रहे हो, अगर उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू है, मान लो मेरी रेडिएशन थी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू है, वो तो होती है फिक्स, तो ईच फोटोन विल कैरी एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। हर फोटोन के पास कितनी एनर्जी मानी जाएगी, एच न्यू एनर्जी मानी जाएगी। ठीक है जी। तो फोटोन क्लियर है आपको, बाकी फोटोन की प्रॉपर्टीज में डिस्कस करवा देता हूं, कुछ मैथमेटिकल बातें हैं वो देख लेते हैं। तो पहली बात तो ये कि सबसे पहले ये याद रख लो फोटोन है क्या चीज, कि फोटोन इज अ क्वांटा ऑफ एनर्जी। अ फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी in which form the light energy propagates from one form to another. It is a packet of energy, या it is a quanta of energy in the form of which light energy propagates from one form to another. बाकी मैंने बोला अपने नोट्स खोलो, उसमें से फोटोन की प्रॉपर्टी जो भी दी होंगी पढ़ लेना। दूसरी बात बेटा, each photon carry energy is equal to h nu और एच सी बाय लैम्डा। हर फोटोन की कितनी एनर्जी होती है, एच इंटू न्यू होती है। न्यू क्या है, उस पर्टिकुलर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी। लैम्डा क्या है, उस पर्टिकुलर रेडिएशन की वेवलेंथ। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना, इन वैक्यूम। हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वही 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ती है। तो हम ये भी कहेंगे कि ईच फोटोन के पास इतनी एनर्जी होती है। एवरी फोटोन ट्रेवल्स विथ अ स्पीड इक्वल टू सी विच इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। वैक्यूम में अगर रेडिएशन चल रही है तो फोटोन कितनी स्पीड से मूव करेंगे, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करेंगे। चौथी बात कि जो फोटोन है ना, इट हैज नो रेस्ट मास। फोटोन्स का रेस्ट पर कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर वेव आएगी तो वेव की डेफिनेशन ही क्या है, प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी। बेटा वेव की डेफिनेशन ही क्या है, इट इज प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी। अब प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी प्रोपेगेट होनी है, प्रोपेगेट होनी है मतलब टिक के तो बैठ नहीं सकता फोटोन। तो फोटोन का कंसेप्ट तभी आएगा जब रेडिएशन आएगी। रेडिएशन का मतलब प्रोपेगेशन है, तो रेस्ट पर फोटोन एग्जिस्ट नहीं करता। रेस्ट पर फोटोन एग्जिस्ट नहीं करता तो हम कहेंगे इट हैज नो रेस्ट मास या रेस्ट मास ऑफ। बाकी बेटा ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, चीजें आपको थोड़ा देखनी पड़ेंगी। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। अगर फोटोन मूव कर रहे हैं तो इसका फार्मूला क्या लग जाएगा, m0 √1 माइनस v² बाय c²। लेकिन हां रेस्ट मास उसका क्या लेना है, हमने 0 लेना। ठीक है जी, एक ये भी बात हो गई। उसके अलावा बाकी प्रॉपर्टीज भैया अपने आप पढ़ते रहना। आप जो कोई अलग सी दिखेगी पूछ लेना हमसे। फिलहाल जो हमको बताए देते हैं वो ये है कि जी एक जो E इक्वल टू एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा है ना, इसका यूज बहुत होगा, एनर्जी निकालने के लिए आ जाएगा। तो बेटा E इक्वल टू एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा देखो यूज होगा ही। अब इसमें C तो पता है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है बेटा। तो H बेटा यहां पर क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू 6.6 इंटू 6.64 होती है, राउंड फिगर में दिया, इंटू 10⁻⁻⁴
34 यूनिट इसकी बेटा जॉल सेकंड होती है, पता होगा, नहीं पता तो भैया याद रखो, केमिस्ट्री में खूब आता है प्लैंक्स कांस्टेंट। सी पता ही है फिर आपको, 3 इंटू 10⁸8। लैम्डा बेटा वेवलेंथ है। ये आमतौर पर रेडिएशन में आमतौर पर बेटा हमें किस में मिलेगी, एंगस्ट्रॉम में मिलेगी, ठीक है। तो hc/λ का खूब यूज होगा। अब इसको ना फार्मूले को थोड़ा शॉर्ट में करके एक डायरेक्ट फार्मूला आपको बना के दे देते हैं, उसका यूज काफी होगा बेटा जी। तो मान लो हमें कोई भी वेवलेंथ दे रखी है, मैंने बोला आमतौर पर ये किस में दी होती है, एंगस्ट्रॉम में। मान लो मुझे भी एंगस्ट्रॉम में दे रखी है कि जी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा एंगस्ट्रॉम है। अब मैं इसको जब एनर्जी कैलकुलेट करूंगा तो ये होगी h की जगह 6.64 इंटू 10⁻34 पुट किया, ये h की वैल्यू होगी बेटा 6.6 इंटू 10⁻34। c की वैल्यू कितनी आ गई, 3 इंटू 10⁸8 कर दी भाई। नीचे वेवलेंथ जितनी भी दे रखी थी उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, एंगस्ट्रॉम में। मान लो 5000 दे रखी थी तो मैं यहां पे क्या पुट करूंगा, 5000 इंटू 10⁻10 करना पड़ेगा भाई। क्यों, क्योंकि मुझे इसको ऐसे यूनिट में लेके आना है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आंसर किस में जाएगा, जॉल्स में जाएगा। सब कुछ ऐसा ही मैं कन्वर्ट कर दिया तो एनर्जी किस में आएगी, जॉल्स में आएगी। लेकिन यार इस पूरे चैप्टर में एनर्जी मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए होगी। 90% केसेस में एनर्जी विल बी नीडेड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जॉल। तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जॉल में जाना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जॉल्स में जाना है बेटा, तो मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा। इसको ई बोलता होता था मैं। तो समझ लो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जॉल्स में जाना है तो मैं क्या करूंगा, 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कि भी 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जॉल, 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जॉल। ध्यान से समझना मेरी बात को। तो अगर बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जॉल्स में जाना है तो इससे मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन अगर जॉल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो इस वैल्यू से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। सिंपल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भैया जॉल में जाना है तो मल्टीप्लाई विथ ई, और अगर जॉल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो डिवाइड विथ ई। याद रख लो। अब मैं कह रहा हूं एनर्जी मेरे पास जॉल्स में आ रही है, लेकिन मुझे इस पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। तो अगर मैं इसको जो भी जॉल्स में आ रहा है 1.6 इंटू 10⁻19 यानी कि ई से डिवाइड कर दूं तो ऑटोमेटिकली आंसर किस में चले जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चले जाएगा। ध्यान से सुनना, ये एनर्जी थी, ये 6.6 है इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸8 है। नीचे वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में थी जिसको मैंने एसआई में कन्वर्ट कर दिया हुआ है मीटर में। यह आंसर जॉल में है। मैंने बोला जॉल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए ई से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको अब 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दूंगा तो आंसर किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। आंसर विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं ये कह रहा हूं आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में मिलेगी और आंसर किस में चाहिए होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए होगा। अब आपको इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब मैं कह रहा हूं कि बार बार कैलकुलेशन क्यों करनी है। अब ये वाली वैल्यू तो हर बार वही आएगी, हर बार 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8, और हर बार यहां पे 10⁻10 भी आएगा, हर बार इसको डिवाइड भी करना ही पड़ेगा। अब बार बार थोड़ी कैलकुलेट करते रहोगे, एक ही बार कर लो।
निकालो कैलकुलेटर और करो सबको। अगर आप इसको सबको कैलकुलेट करते हो तो यार कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा 12,375 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 1 2 3 7 5। कर लो और लैम्डा बच गया नीचे। मैं कह रहा हूं कि भाई कितनी बार कैलकुलेट करोगे, क्या जरूरत है बार बार कैलकुलेट करने की। जब भी ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर ये याद कर लो 12,375 डिवाइडेड बाय लैम्डा। आंसर सीधा किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये जो लैम्डा है ना ये एंगस्ट्रॉम में है। देखो इसका तुम कन्वर्ट कर चुके, जैसे यहां पे 5000 थी तो 5000 इंटू 10⁻⁻10 तुम लगा चुके हो, वो तो उसमें घुस गया। ये जो वेवलेंथ है ये किस में पुट होनी है, हमेशा एंगस्ट्रॉम में ही पुट होनी है। ये वेवलेंथ किस में पुट होगी, एंगस्ट्रॉम में। आप ये डायरेक्ट फार्मूला याद रख लो 12,375 डिवाइडेड बाय लैम्डा। आंसर किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सीधा आएगा। बस इतना है कि अगर वेवलेंथ आपको एंगस्ट्रॉम में दे रखी है तो डायरेक्ट पुट कर देना, कन्वर्ट नहीं करना मीटर मीटर में। और अगर एंगस्ट्रॉम में नहीं दे रखी है तो साले को एंगस्ट्रॉम में बनाकर पुट करना पड़ेगा। तो ये याद रखना, बहुत काम आएगा 12,375। बाकी कभी कभी क्वेश्चंस में इसको राउंड फिगर में कभी कभी देख आप यही यूज करोगे, मेरी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है यही यूज करोगे। लेकिन कभी कभी ना ऑप्शंस देख रहे होते हैं, ऑप्शंस में वो दिख रहा होता है कि ये राउंड ऑफ भी कर कर दे रखा है, तो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि इसको हम 12,400 कर कर भी सॉल्व कर देंगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। आप ऑप्शन देखो, ऑप्शंस में दूर दूर अगर आंसर हो, मतलब ज्यादा नियरेस्ट वैल्यू ना दे रखी हो चारों ऑप्शन, तो उससे करके देख लो, अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा आपका। अदरवाइज एग्जैक्ट करने के लिए ये लगाना चाहिए, तो भैया वो कभी कभी वाला है। एक ये बात याद रखनी है 12,375 डिवाइडेड बाय लैम्डा, इससे डायरेक्ट आंसर आया करेंगे। ओके जी, तो ये कहां से बना वैसे, ये E इक्वल टू HC बाय लैम्डा से ही बना। एक बात ये याद रखनी है यार, ठीक है जी। उसके अलावा एक और पॉइंट है कि जी इससे रिलेटेड कई बार ना पावर से रिलेटेड आ जाता है। पावर कि जी एक सोर्स ऑफ लाइट है, उसकी इतनी इतनी पावर है, तो बताओ वो कितने फोटॉन्स पर सेकंड एमिट कर रहा है। क्या बोला मैंने, एक सोर्स ऑफ रेडिएशन है जी, वो कहता है इसकी पावर P है, तो बताओ जी वो कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, इलेक्ट्रॉन सॉरी फोटॉन्स, कितने फोटॉन्स पर सेकंड एमिट कर रहा है। ध्यान से सुनना, पावर तुमने सुना होगा वर्क अपॉन टाइम होता है, वर्क एनर्जी तो होता है, तो पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं, लिख दिया पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। उसके अलावा अब यार अगर मेरा सोर्स ऑफ लाइट है वो फोटॉन्स एमिट कर रहा है, अगर वो एक फोटोन एमिट करेगा तो कितनी एनर्जी एमिट करेगा, h न्यू। 2 करेगा तो 2h न्यू, 3 करेगा तो 3h न्यू। मान लो उसने गिवन टाइम में कितने फोटॉन्स एमिट कर दिए, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड। तो इसका मतलब उसने कितनी एनर्जी एमिट कर दी, n इंटू एच न्यू। अब एनर्जी कितनी एमिट कर दी, n इंटू एच इंटू न्यू। नीचे क्या है, टाइम है ये, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं n बाय टी इंटू एच न्यू। अब यहां पर बेटा n क्या था, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, t क्या है, टाइम। तो n बाय टी क्या हुआ, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड हो गया ना भाई। n क्या था, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, t क्या है, टाइम। n बाय टी क्या हो गया, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड। तो एक डायरेक्ट फार्मूला याद रख लो, P इज इक्वल टू n इंटू एच इंटू न्यू। इसमें n क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो ओवरऑल n इंटू एच इंटू न्यू हो गया। बाकी अब यार और फोटॉन्स की प्रॉपर्टीज हैं, मैंने बोला मिस हो जाती है मेरे को बोलते बोलते ऐसे, वो कभी कभी तभी मैं ना
यहाँ पे साइड पे वो पहले लिस्ट आउट कर देता होता, बीच में कोई ना कोई मिस ना हो जाए। अब जो मिस हो रही होगी यार अपने आप पढ़ लेना, नोट्स इसीलिए दिए जाते हैं। बाकी मेन भाई इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स ही करने होंगे। एक बड़े काम का फार्मूला मैंने बता दिया, ये याद रखना है, 12 375 बाई लैम्डा 12375 डिवाइडेड बाय लैम्डा। बस लैम्डा किसमें, एंगस्ट्रॉम में। एक ये याद रखना, और भी कई फार्मूले आएंगे वो देखेंगे जब आएंगे, देखी जाएगी। तो फिलहाल यहीं पे क्या कर रहे हैं बेटा जी, आप आज की बात को क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स हमने स्टार्ट की। मॉडर्न फिजिक्स के बाद हमने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में पहले क्या कर रहे हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन कर रहे हैं, और उसमें हम फोटॉन्स तक पहुंच चुके हैं। बाकी इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, और मेन टॉपिक अपना फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है यार, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो फिनोमिना था जहां से फिर हमें इसको पार्टिकल मानने की जरूरत पड़ी। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या टेकअप करने जा रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मेन काम ही अपना क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अभी यहीं पे क्लोज करते हैं, बाकी पढ़ के रखो यार, थ्योरी वोरी सारी की सारी नोट्स में से अपना पढ़ लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोगों से विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई।